हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। तो मेरे से बहुत सारे लोग मेरी कॉन्टिनेंटल जीटी के बारे में पूछते रहते हैं कि क्या इसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरी बाइक के 15,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, तो आज मैं आपको साथ शेयर करूंगा अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया लास्ट 3 सालों में और इसको 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक की सबसे अच्छी चीज़ की, जो कि है इसके लुक्स और इसकी रोड प्रेजेंस। तो ये बाइक देखने में देखिए कितनी ज़्यादा शानदार लगती है, और जब ये रोड पे चलती है तो लोग ज़रूर इसको मुड़ मुड़ के देखते हैं, तो वो एज एन ओनर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो बात कर लेते हैं अब इसके जो सेकंड सबसे बेस्ट चीज़ है उसके, जो है इसका इंजन। क्योंकि ये इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने भी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हैं उनमें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप इसको चलाते हैं, चाहे लो आरपीएम पे चला रहे हैं इसको आप, तब भी ये बहुत अच्छा टॉर्क जनरेट करती है, और एज अ राइडर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि आपको कभी भी लैग महसूस नहीं होगा। और इस बाइक में साथ ही साथ में वाइब्रेशन बिल्कुल मिनिमल सी है, तो आपको राइडिंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा उससे इन्हांस हो जाता है आपका। तो जो तीसरी बेस्ट चीज़ है इस बाइक की, वो है इसकी अफोर्डेबिलिटी। तो ये बाइक 650 सीसी पैरेलल ट्विन में इकलौती बाइक है जो इतने अफोर्डेबल प्राइस टैग पे आ जाती है। और साथ ही साथ हम अगर बात करें इसके राइडिंग पोजीशन की, तो जब हम इस पे बाइक पे बैठते हैं तो इसका जो पोस्चर है वो थोड़ा एग्रेसिव साइड पे है, और इसके जो फुट पैग्स है वो थोड़े पीछे हैं। तो कई लोगों को लगता है कि ये एग्रेसिव वाला जो स्टांस है वो इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसको हाईवे पे ड्राइव करेंगे तो इस पोजीशन में आपको एयर ड्रैग सबसे मिनिमल महसूस होगा, और आपको ज़रा भी झटका नहीं लगेगा जब आप इसको खींचेंगे ज़्यादा। इस स्टांस की वजह से जो हमारी नीज होती हैं वो टैंक को टक करके रखती हैं, जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इस बाइक की एक और सबसे अच्छी बात जो है कि जो इसका डिज़ाइन है, जो इसका स्टाइल है, ये कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाने वाला। चाहे आपने ये 2018 में ली होगी या 2020 में ली होगी, या फिर 10 साल बाद भी अगर आप इस बाइक को लेंगे, तो जो इस बाइक का ऑरा है और जो इसका स्टाइल है वो हमेशा ही बरकरार रहेगा। तो दोस्तों, आपको एकदम से पूरी सीनरी चेंज लग रही होगी, तो वहाँ पर ऐसा हुआ था कि क्रिकेट खेलने लग गए थे लोग, तो बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बाकी की वीडियो। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब इसके कॉन्स के बारे में, जो मुझे लगे हैं इतने टाइम में इसमें। सबसे पहला जो सबसे मेन इशू है इस बाइक में, वो है हैंडल बार वॉबलिंग इशू। जो भी जीटी ओनर्स हैं या फिर इंटरसेप्टर ओनर्स हैं, उन सबको ये बात पता होगी कि जो स्टॉक जीटी आती है उसमें वॉबलिंग का इशू बहुत रहता है। तो मेरे केस में ये चीज़ ऐसे रेक्टिफाई हुई कि जो इसके स्टॉक टायर से C8 के, जब तक वो इस बाइक में लगे हुए थे तब तक ये इशू आता था, लेकिन जब मैंने वो चेंज करवा दिए हैं अभी, तो वो इशू जा चुका है अब से। तो नेक्स्ट जो इस बाइक में बहुत बड़ा इशू है वो है रॉयल इनफील्ड की रिलायबिलिटी इशू। पिछले 3 साल में मुझे भी इस बाइक में 3 मेजर इशूज़ आ चुके हैं, जो कि था साइड स्टैंड सेंसर का एक इशू आ गया था, एक बार इसका फ्यूल पंप जो था वो डैमेज हो गया था, और तीसरा जो इशू था वो था इसका थर्ड गियर टूट गया था। तो ये कुछ इश्यूज़ थे जिनकी वजह से इसको दोबारा से सर्विस स्टेशन लेके जाना पड़ा। और इसके साथ में एक और बड़ी दिक्कत जो है रॉयल इनफील्ड की, वो है पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। कोई भी पार्ट जो है आपको इंस्टेंटली रॉयल इनफील्ड की शोरूम पे आपको नहीं मिलता है, वो आपको बार बार कहेंगे कि आपको 15 से 25 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा और ये पार्ट ऑर्डर करेंगे उसके बाद आएगा। तो जो कि काफ़ी बड़ा इशू है रॉयल इनफील्ड के साथ, जिसको उन्हें रेक्टिफाई करना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो नेक्स्ट जो इस बाइक में इशू है वो है इसका वेट। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इस बाइक का वेट 200 किलो से ज़्यादा है। तो अगर आपकी फिज़िक थोड़ी कम है तो फिर आपको इसको हैंडल करने में दिक्कत आएगी, अगर आपको इसको मैन्यूवर करना है कहीं को तो भी दिक्कत आएगी। साथ ही साथ अगर आपकी हाइट कम है, आप शॉर्ट राइडर हैं, तो आपको इसको चलाने में बहुत दिक्कत आने वाली है। मेरी हाइट 5'6" है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन अगर 5'6" से भी कम है अगर आपकी हाइट, तो लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है इसको बाइक को पीछे खींचना। और जो इशू है इस बाइक में वो है इसका टायर साइज़। ये बाइक आती है 18 इंच व्हील्स के साथ, जो कि आपको मार्केट में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो बाइक्स आती हैं वो या तो 19 इंचज़ में आती है या तो 17 इंचज़ में आती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब, जो है इसके हेलोजन बल्ब्स। पहले बाइक में जो हेडलाइट थी वो भी हेलोजन आती थी, जिसका रिस्पॉन्स LED के कंपैरिजन में काफ़ी कम था। तो अभी तो वो उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है, लेकिन जो इसके इंडिकेटर्स हैं और जो टेल लाइट है वो अभी भी हेलोजन आ रही है, जो कि मतलब उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो LED में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। तो इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो इंडिकेटर्स के बल्ब थे वो मैंने LED में अपग्रेड कर लिए हैं, और उसका रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया उसके बाद से। तो नेक्स्ट जो कौन है इस बाइक का, वो है इसकी एक्सपेंसिव एक्सेसरीज। अगर कोई भी पार्ट आपका डैमेज हो जाता है या फिर आपको कोई एक्सेसरीज परचेज करनी है रॉयल इनफील्ड से, तो उनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जांपल जो इसका क्रैश गार्ड है वो जाना का लगा रखा है मैंने, और आप देख सकते हैं इसमें स्लाइडर भी अवेलेबल होता है। और जो इसकी क्रैश गार्ड की यूटिलिटी है वो रॉयल एनफील्ड वाले क्रैश गार्ड से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपकी बाइक गलती से ड्रॉप हो जाती है तो ये फिर भी आपकी बाइक को प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन जो रॉयल एनफील्ड वाला क्रैश गार्ड है वो इतने काम का है नहीं। और
साथ में उसका प्राइस पॉइंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कंपैरिजन टू जाना। तो नेक्स्ट जो आपको इशू आ सकता है वो स्पेसिफिकली क्रोम वेरिएंट में ही है, क्योंकि आपको क्रोम मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल दे सकता है। अगर आपको लगता है कि आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आपको दूसरा कलर ही परचेज़ करना चाहिए। तो एक और इशू जो इस बाइक में है वो है इसके मीटर। तो सिर्फ कॉन्टिनेंटल जीटी में नहीं, इंटरसेप्टर में भी ये इशू आता है कि जब भी बारिश होती है तो इसमें मॉइस्चर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ में जो इसमें मीटर दे रखा है रॉयल एनफील्ड ने वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, उसमें कोई ज़्यादा खास फीचर्स नहीं है। सिर्फ उसमें एक फ्यूल गॉज है और नॉर्मल एक टैकोमीटर और स्पीडोमीटर है, जो कि रॉयल एनफील्ड को काफ़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो बीइंग अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट रॉयल एनफील्ड को इसमें तो एटलीस्ट अच्छा मीटर देना चाहिए, क्योंकि ये बाइक डिज़र्व करती है ज़्यादा अच्छा मीटर। तो नेक्स्ट जो इस बाइक में एक इशू है वो है सीट की वजह से, जो कि राइडर को नहीं देता है इशू, लेकिन जो पिलियन है उसके लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है राइड जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं कहीं पे। देखने में ये सीट ऐसा लगता है कि कंपैरिजन टू अदर स्पोर्ट्स बाइक्स कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पोजीशन की वजह से यहाँ पे जब पिलियन बैठता है तो ये काफ़ी दब जाती है पीछे से, और सिटिंग पोजीशन जो पिलियन के लिए है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, जिस वजह से बहुत इशू फेस करना पड़ता है। तो ये थे इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स। अब बात कर लेते हैं इस बाइक का सर्विस एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है। तो बीइंग 650 जो नॉर्मल यहाँ पे आसपास के मैकेनिक्स होते हैं वो तो इसमें हाथ भी नहीं डालेंगे, और रॉयल एनफील्ड की जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर भी काफ़ी जगह ऐसा होता है कि जो उनके वर्कर्स होते हैं वो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, क्योंकि उस एरिया में ये इतनी ज़्यादा बाइक्स नहीं है, तो आपको उस वजह से भी इशू फेस करना पड़ सकता है। मैंने आपको इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में बता ही दिया था कि कितना इशू फेस होता है आपको कभी भी कोई चीज़ अगर चेंज करवानी है या फिर कोई चीज़ ऑर्डर करनी है तो उसमें कितना टाइम लगता है। जैसे जब भी मेरा फ्यूल पंप ख़राब हुआ था तो 15 दिन के लिए मुझे अपनी बाइक सर्विस स्टेशन छोड़नी पड़ी थी। जब मेरा गियर टूटा था तब भी मुझे 15 से 20 दिन का वेट करना पड़ा था उस पार्ट्स को अवेलेबल होने के लिए। तो अगर आप किसी छोटी जगह से जहाँ पे ये बाइक इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है तो आपको ये सब इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं, और अगर आप इसको लेने के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो आपको ये सारे इश्यूज़ भी कंसिडर करने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी इसको लेने के बारे में कंसिडर कर रहे हैं। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।